हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी सीरीज़ को मेंटेन करते हुए आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे सोच आईएएस एथिक्स के पेपर को इंक्लूड कर रहा है, एथिक्स की स्टडीज़ को इंक्लूड करने वाला है। किस तरीके से एथिक्स पेपर में आता क्या है, किस तरीके से एथिक्स का सिलेबस को हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसके टॉपिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से केस स्टडीज़ को सॉल्व किया जाता है उसे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे एथिक्स का पेपर हमारा जीएस पेपर 4 कहलाता है कहीं ना कहीं, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, सब क्लियरिटी के साथ। लेकिन हम यहाँ पे आज ओवरऑल पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये पेपर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, उसी के साथ किस तरीके से इस पेपर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई, जिसे आपको शुरुआत से ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम पेपर में सिलेबस पढ़ लें उसके बाद हमें पता लगे कि अच्छा हमें इन पॉइंटर्स का भी ध्यान रखना था, इन चीज़ों को भी इंगेज करना था, इन सब चीज़ों को क्राइटेरिया वाइज डेवलप करना था कहीं ना कहीं। तो हम उसकी बात करेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम पेपर को किस तरीके से पढ़ने वाले उस पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे। हम ये सीरीज टोटल 150 डेज में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर बहुत मिनिमाइज वे में लेक्चर्स के साथ केस स्टडीज़ को भी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडीज़ के साथ हम समझेंगे कि टॉपिक्स जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स क्या निकल के आ सकते हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच और थियोरेटिकल अप्रोच में क्या फ़र्क है। हम यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखेंगे किस तरीके से थ्योरी वाइज चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती है कहीं ना कहीं, और किस तरीके से प्रैक्टिकल में हम अगर देखें एग्जाम्पल्स के साथ उनमें कैसे डिफ्रेंसिएशन जनरेट होता है। हम दोनों ही कंसर्न को बात करेंगे, दोनों ही तरह की चीज़ों की बात, क्योंकि थियोरिटिकल हमारे पास कई स्कॉलर्स हैं कहीं ना कहीं, कई सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। वहीं पे प्रैक्टिकल रियलिटी में आज के समय में वो कितने अप्रोचेबल हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आप टोटल 150 डेज की जो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसे कंटिन्यू इन्वॉल्व रखेंगे अपने आप को। इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड को भी यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं इसको, लेकिन एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पे एंड तक उन सब पर्सपेक्टिव के ध्यान रखेंगे, उन सब पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे जहाँ पे एक एस्पिरेंट फंसता है या फिर एक सिविल सर्वेंट्स एग्जाम के अंदर एस्पिरेंट को फंसाया जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पेपर नंबर 4, जिसे हम जीएस पेपर 4 भी कहते हैं कहीं ना कहीं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर। हम आज के समय में इन सब टर्म्स को समझते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं इनके बारे में, बट एथिक्स का पेपर के अंदर इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना है या इन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए हमारे किस अप्रोच को समझने की कोशिश करें उसे समझना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, पहले के समय में हमारे पास आईएएस कहीं समय से निकलते हुए आ रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत लॉन्गर टाइम से हम देखते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं, अलग अलग पोजीशन के बेस पे, अलग अलग रैंकिंग के बेस पे अलग अलग पोजीशंस मिलती कहीं ना कहीं। बट इन एस्पिरेंट्स में एक कॉमन चीज़ देखी गई थी पहले के समय में, आखिर किस तरीके से एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ पे हमेशा किसी न किसी तरीके से अपने आप को करप्ट कर लेते थे। करप्ट कर लेते थे मतलब सोसाइटी के जो सिस्टम है उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर दे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है आज भी कहीं ना कहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से मोल्ड होने की कैपेसिटीज रखता है कहीं ना कहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉज जो बनाए थे या हमारे इनिशियल लॉज जिनको हम बोल सकते हैं वो जो बनाए गए थे, वो इतने फ्लेक्सिबल थे कि समय के साथ उनमें कोई भी चेंज या बदलाव किए जा सकते थे। आज उसी चीज़ को लेते हुए कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स, हमारे लेजिस्लेचर्स जो हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनके साथ तो हम देखते ही हैं कहीं ना कहीं, बट हमारे सिविल सर्वेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम्स बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुई। अब जब ये प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हुई, जब यूपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, मेन बॉडी को लगा कि किस तरीके से ये जो कंसर्न है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज को लगा ये जो कंसर्न है ये हम क्यों ना पेपर के थ्रू ही चेक कर लें कि किस तरीके से एस्पिरेंट किस तरीके से रहेगा, या किस तरीके से एस्पिरेंट्स के थॉट प्रोसेस से एथिकल है या नहीं है, किस तरीके से वो प्रैक्टिकल रियलिटी में आके किस तरीके से डिसीजंस लेगा या नहीं लेगा, उस चीज़ की अप्रोच को चेक कर ले पहले कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 के अंदर।
फर्स्ट टाइम इस पेपर को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो कंसर्न था ये बहुत पहले से चलता आ रहा था। लगभग लगभग बोला जाता है कि 1998 1999 से ही देखा गया था करप्शंस के इश्यूज बहुत ज़्यादा पब्लिकलाइज हो रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मीडिया का आउटरीच इंटरनेट के थ्रू बढ़ने लग गया था, तो पब्लिकली ये चीज़ें आउटरीच होने लग गई। तो इस चीज़ को उस टाइम पीरियड से ही कंसर्न में ले लिया गया। फिर 2008 के अंदर रिपोर्ट भी आई इसकी कहीं ना कहीं यूपीएससी के पास कि इस पेपर के अंदर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करना है। तो इसलिए हमें इस पेपर को देखने को मिलता है कि किस तरीके से इस पेपर के अंदर हमारी एथिक्स, इंटीग्रिटी, हमारी ईमानदारी बोल सकते हैं, नैतिकता बोल सकते हैं, हमारा बिहेवियर किस तरीके का है, उसे चेक करने का एक थोड़ा तरीका बनाया गया है, एक थोड़ा सा पैटर्न ऑफ फ्लो बनाया गया है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है कि आखिर एथिक्स के पेपर में, चलो इंटीग्रिटी, एथिक्स और एटीट्यूड, हमारा मॉरल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब की तो हम डेफिनेशन याद करके भी पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन याद करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर ऑब्वियस ही बात है हम डेफिनेशन चीज़ों को समझ लेंगे और रट के अगर आंसर भी लिख के आ जाएंगे, बट वहाँ पे इस चीज़ के अंदर मार्क्स नहीं मिलते हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। अब एथिक्स के पेपर को इंक्लूड करने का मेन मोटिव ये आया कि आप जो रटने के तरीके हैं या आप डेफिनेशंस को जो रट लेते हैं उस बेस पे नहीं चलेंगे, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझेंगे कहीं ना कहीं कि ये जो टर्मोलॉजीज हैं, ये जो थ्योरीज हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच में कितनी हेल्पफुल होती है टू रन ए सर्वेंट, टू रन टू हैव सिविल सर्वेंट रन अ सोसाइटी, कि किस तरीके से आखिर सिविल सर्वेंट एक सोसाइटी को रन कर पाएगा कहीं ना कहीं, राइट। इन केस यहाँ पे आपको कोई भी कंसर्न आ रहा है, प्लीज़ राइट डाउन इन ए कमेंट बॉक्स, ताकि हम उस पर और डिटेलिंग के साथ अगले लेक्चर्स में बात कर सकेंगे कहीं ना कहीं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। उन सब का लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एथिक्स का पेपर आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया यूपीएससी में, राइट। हमने देखा करप्शन हो रहे हैं लोगों के बीच में, अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को कम करने के लिए पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस पेपर का फ़ायदा क्या होगा, किस तरीके से यूपीएससी को फ़ायदा क्या मिलेगा अगर ये पेपर कंडक्ट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बेसिक चीज़ हम देख सकते हैं जो टू इंश्योर डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग, न्यायपालिका जुडिशरी तो अपना काम कर रही है, बट एज ए सिविल सर्वेंट के अंदर भी देखिए कि एथिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए गवर्नेंस के लिए कहीं ना कहीं, या सोसाइटी के लिए हम बोल सकते हैं। किस तरीके से जो हमारे सिविल सर्वेंट है कहीं ना कहीं, हम जो एस्पिरेंट आने वाले समय में सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, फेस मॉरल डायनामास इन देयर रोल्स। ऑब्वियसली बात है आने वाले समय में आपको मॉरल डायनामास क्या होते हैं, मतलब किसी तरीके से कंफ्यूजन होना कि ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है, अब जाया तो जाए किस तरीके से, किस रास्ते पे जाया जाए कहीं ना कहीं। हमें कई बार सिचुएशंस होती है कि हम देखते हैं कि दोनों ही रास्ते हमारे पास एकदम सही आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस रास्ते को चूज़ किया जाए। यहाँ पे हो सकता है पब्लिक रिलेशनशिप को लेके हो, प्राइवेट रिलेशनशिप को लेके, सोसाइटल रिलेशनशिप को लेके हो, अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन सब पे हम बहुत डिटेलिंग में आगे बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो किस तरीके से कन्फ्यूजन्स जो होते हैं उनको कैसे डील करना है कहीं ना कहीं। द पेपर टेस्ट एबिलिटी टू मेक फेयर, जस्ट, अनबायस्ड डिसीजन। अब यहाँ पे आपके जो पेपर की आंसर राइटिंग ये कॉपी नहीं हो सकती, बाकी सब आंसर्स में आप स्ट्रक्चराइज करके कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप आंसर को स्ट्रक्चराइज कर सकते हो, बट यहाँ पे आपके थॉट्स ऑफ बिहेवियर, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मैच्योरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखने का एक तरीका है, वो भी एक साफ सुथरी तरीके से, मतलब किस तरीके से विदाउट बायसनेस के साथ जस्ट अनबायसनेस डिसीजन कैसे ले सकते हैं हम कहीं ना कहीं, मतलब एक तरफा होते हुए नहीं, सोसाइटल लेवल पे किसने बेटर डिसीजन ले सकते हैं एवरीथिंग, उसको चेक करने का एक तरीका है टू प्रमोट इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस करप्शन। ऑब्वियसली बात है, हमने बात ही इस चीज़ की करी थी कि किस तरीके से एथिक्स के पेपर को इन्वॉल्व करने का मेन मोटिव था करप्शन, किस तरीके से लोगों के बीच में अनएथिकल प्रैक्टिसेस और करप्शन को देखा गया है, तो इसे रिड्यूस करने के लिए इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया कहीं ना कहीं। एथिक्स हेल्प ऑफिसर्स रेसिस्ट ब्राइबरी, नेपोटिज्म एंड अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। आज के समय में हम देखते हैं किस तरीके से रिश्वतखोरी जो हो रही है उस चीज़ को कम करने के लिए, रेजिस्ट मतलब कम या बंद करने के लिए बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, धीरे धीरे कम करते हुए बंद करने की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। नेपोटिज्म को ख़त्म करना, जैसे हम वैसे मोनार्ची सिस्टम में देखते हैं कहीं ना कहीं,
उस चीज़ को रिड्यूस करना, उस चीज़ को कम करना कहीं ना कहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से जो लोगों के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंसेस मतलब कि एक अनौपचारिक रूप से फेक इन्फ्लुएंसिंग हो रही है। इन्फ्लुएंसिंग मतलब होता है किस तरीके से प्रभाव डालना किसी चीज़ को लेके। हम बात करते हैं किस तरीके से आज के समय में कोई दूसरे पर्सन पे किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, उसे इन्फ्लुएंस करना बोलते हैं कहीं ना। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंसेस की बात हो रही कहीं ना कहीं, राइट। इंश्योर पब्लिक फंड्स एंड पॉलिसीज आर यूज्ड ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंटली। ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, लीडर्स पॉलिसीज बनाएंगे, बट उनको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड लेवल पे सारा का सारा एग्जीक्यूशन करना, वो सारा किसके हाथ में होता है कहीं ना कहीं? वो सब होता है सिविल सर्वेंट के हाथ में कहीं ना कहीं। और यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट पर्सपेक्टिव आता है कि किस तरीके से ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एक सिविल सर्वेंट पब्लिक फंड को, पब्लिक का जो फंड है उससे, और उसकी पॉलिसीज, उनके लिए जो पॉलिसीज बनी उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करे ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं, राइट। टू स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में अगर आपको एक, हम देख सकते हैं कि फंक्शन के तौर पे आप कहीं गए थे, लेकिन आपको लगता है कि आपके साथ एक चीटिंग हुई कहीं ना कहीं, तो आप, अगर चीटिंग हुई तो आप उसके अगेंस्ट केस करते हैं एवरीथिंग, तो आपको भरोसा है जुडिशरी पे कि आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा कहीं ना कहीं, राइट। आपको ट्रुथ के साथ मौका मिलेगा कि आप सही थे एवरीथिंग। तो वहाँ पे न्याय, जो ट्रस्ट है जुडिशरी के ऊपर, वही ट्रस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी होना चाहिए। किस तरीके से? पब्लिक ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन की सोसाइटी में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल में बैठा हुआ, स्टेट में बैठा हुआ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बैठा हुआ, या फिर पंचायत राज में कहीं बैठा हुआ है, उन सब के अंदर ट्रस्ट को जनरेट करना कहीं ना। तो इसीलिए एथिक्स का पेपर इंक्लूड किया गया। एथिक्स ऑफिसर्स इनहेंस क्रेडिटिबिलिटी, आपके ऊपर कितना भरोसा है लोगों को, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट इन गवर्नेंस, लोगों का विश्वास कैसे जनरेट हो उसकी बात करेंगे। हेल्प प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड फेवरेटिज्म। ऑब्वियस ही बात है, हम अगर पावर में आ जाते हैं आज के समय में, तो पावर का हम मिसयूज भी बहुत तरीके से करते कहीं ना कहीं। और मिसयूज करते समय हम हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इनरिच करते हैं कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे हमें एज ए सिविल सर्वेंट वर्क करना होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। वहाँ पे हम अपने खुद के इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, उसे हम यहाँ पे मिसयूज ऑफ पावर और फेवरेटिज्म कह सकते हैं कहीं ना कहीं। पर्सनल लेवल मतलब हो सकता है सिर्फ मैं इंडिविजुअल या मेरी फैमिलीज को सपोर्ट करना है, किसी भी तरीके से जो मेरे करीब हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करूँ इन एवरीथिंग। बायसनेस आएगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, इस चीज़ को रिड्यूस करने। अब आप खुद सोच के देखिए, एथिक्स के पेपर के अंदर ये सब चीज़ें कितने मायने रख रही है, टू हैव ए फेथ ऑफ पब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं। और यही चीज़ चेक करी जा रही है। हम इसी संदर्भ में चीज़ों को पढ़ेंगे, इसी फ्लो में पढ़ेंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं या फिर जब आप सिलेबस पढ़ें कहीं ना कहीं, तो आपके अंदर भी इस तरह की थॉट प्रोसेस, इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके की हैबिट जनरेट हो जाए, ताकि आपको एक, जब पेपर लिखें या फिर आप इंटरव्यू में लेते हो, वो चीज़ आपके व्यक्तित्व में, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में झलके कहीं ना कहीं। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टू हैंडल एथिकल डायनामास इफेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, एथिकल डायनामास आज के समय में बहुत होते हैं। डायनामास हमने बात करी थी, किस तरह की कन्फ्यूजन होना, राइट, कि किस डायरेक्शन को, किस दिशा को, किस थॉट प्रोसेस को चूज किया जाए कहीं ना कहीं। ऑफिसर्स मस्ट बैलेंस लॉ, मॉरलिटी एंड प्रैक्टिकल रियलिटीज। किस तरीके से यहाँ पे मस्ट बैलेंस लॉ। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग कुछ लॉ, संविधान रूप से कुछ बने हुई चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना, मॉरलिटी का ध्यान रखना, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना, प्रैक्टिकल रियलिटीज़। अब हमने मॉरलिटी, हमने शुरुआत में ये बात करी थी कि थियोरिटिकल ठीक है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कितना वो प्रैक्टिकल अप्रोच हार्म कर रही है या नहीं कर रही है कहीं ना कहीं, राइट। या कितना हार्म कर रही है, कितना नहीं कर रही, कितना यूजफुल हो रही, कितना नहीं हो रही। इन सब संदर्भ की हम डिटेलिंग में बात करेंगे आगे कहीं ना कहीं। केस स्टडीज के साथ समझेंगे, केस स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। विसल बॉलिंग, लॉयल्टी टू कॉलेजेस एग्जाम्पल है, डिटेलिंग में आगे और पढ़ेंगे हम कहीं ना कहीं, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा, टू डेवलप एम्पैथी एंड कंपैशन इन सिविल सर्वेंट। हमारे आज के समय में हम इंसान जो बने हुए हैं कहीं ना कहीं, वो इंसान हमारी भावनाओं की वजह से, हमारे इमोशंस की वजह से बने हुए कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से हम दूसरे के प्रति हमारे इमोशंस को जया कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं व्यक्तित्व को हम दिखा सकते हैं कहीं ना कहीं, हमारे इमोशन को बाहर निकाल सकते हैं, जाया, राइट।
तो वहाँ पे हम बात करें किस तरीके से एक सिविल सर्वेंट के अंदर भी एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होनी चाहिए दूसरों के प्रति सद्भावना सबसे इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। अगर सद्भावना ही नहीं होगी तो वो सिविल सर्वेंट एज ए सोसाइटल बेनिफिशियल पे वर्क कभी नहीं कर पाएगा, या इतना प्रोमिनेंटली वर्क नहीं कर पाएगा जिससे सोसाइटी या पब्लिक को यूज हो, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो कहीं ना कहीं, राइट। एथिक्स पेपर इंश्योर ऑफिसर्स आर नॉट जस्ट रूल फॉलोअर्स बट ऑल्सो ह्यूमन। ऑब्वियसली बात है, एक मशीन नहीं चाहिए इनको कि वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करता रहे, चलता रहे कहीं ना कहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन को उस बेस पे चलाता रहे कहीं ना कहीं। यहाँ पे इनको क्या चाहिए, ह्यूमन चाहिए कहीं ना कहीं, जो इमोशंस को भी समझे, लोगों के जज्बातों को, लोगों की फीलिंग्स को, लोगों के अटायर को भी समझे कहीं। ऑब्वियसली बात है, आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, सिविल सर्वेंट बनने के बाद लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस, कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको एज ए ह्यूमैनिटी के फॉर्म में सोचना पड़ेगा, सबसे प्रायर फॉर्म में, कि किस तरीके से लोगों का बेनिफिट हो। यहाँ पे रूल्स फॉलोअर्स या रेगुलेशंस आपको अलाउ नहीं कर रहे, एक्ट अलाउ नहीं कर रहे, लॉस अलाउ नहीं कर रहे, पॉलिसीज अलाउ नहीं कर रही, बट आपको ह्यूमैनिटी लेवल पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो उसको कैसे ध्यान में रखा जा सकता है, उसको केस स्टडीज को भी समझेंगे इसको, और किस तरीके से पुराने IAS ऑफिसर्स जो रहे हैं कहीं ना कहीं, अभी भी जो चल रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से इन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, उन्हें भी प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इनकरेज पब्लिक सर्विसेज मोटिवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, पब्लिक सर्विस को मोटिवेट करना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव आता है किस तरीके से सिविल सर्वेंट के अंदर होना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। टू टेस्ट एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज। ऑब्वियसली बात है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, मतलब आपका एप्टीट्यूड देखने का नज़रिया फ्रॉम द चाइल्डहुड, जो आपके फीचर्स हैं या आपके बेनिफिट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आपके खासियत हैं जो कहीं ना कहीं, उन्हें चेक करने की कोशिश हो रही है। और आपकी फाउंडेशन वैल्यूज़ कैसी है, आप किस तरीके से, कितने संदर्भ में कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी चेक करने की कैपेसिटी को यहाँ पे बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, उसको चेक करा जा रहा है कहीं ना कहीं। इंक्लूड्स एटीट्यूड, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इमोशन इंटेलिजेंस। ये सब पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आपके पर्सपेक्टिव को समझा जा रहा है कहीं ना कहीं, राइट। ऑफिसर्स मस्ट स्टे न्यूट्रल, रैशनल एंड फेयर इन पब्लिक सर्विसेज। ऑब्वियसली बात है, आप किस तरीके से न्यूट्रल रहते हैं, रैशनलाइज डिसीजन देते हैं, या फेयर रहते हैं पब्लिक सर्विसेज में, उसे भी चेक करने की कोशिश करी जा रही है, उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझा जा रहा है कहीं ना कहीं, राइट। टू इम्प्रूव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गवर्नेंस। ऑब्वियसली बात है, किस तरीके से ऊपर हायर लेवल पे अगर पॉलिसीज बन गई, ग्राउंड लेवल पे उसे एग्जीक्यूट करने का कोशिश जो है, या उसका काम जो है, वो एक सिविल सर्वेंट को ही करना है, कहने के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना है। अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या पॉलिसीज का बेटर इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे कहीं। तो ये चीज़ चेक करने के तरीके कहीं ना कहीं, इसको इम्प्रोवाइज करना है, इसको कैसे बेटर किया जाए, इस पेपर के थ्रू समझा जा सकता है। इस पेपर के थ्रू आपकी एबिलिटीज़ को चेक किया जा सकता है कि आप किस तरीके से जब उस पोजीशन पे होंगे, वो पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पे होंगे, या उस पॉइंट ऑफ थॉट्स पे होंगे, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उसे चेक करने के लिए यूपीएससी ने इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। पॉलिसीज में बी वेल डिजाइन बट देयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द एथिकल एग्जीक्यूशन। नॉट ओनली एग्जीक्यूशन, एथिकल एग्जीक्यूशन की बात करें, आज के समय में एथिकल वर्ड हर एक चीज़ में इंक्लूड है। भले आप टेक्नोलॉजी को लेके लो, या कंपनी की पॉलिसीज़ को लेके लो, ऑर्गेनाइजेशन को लेके लो, एनजीओज को लेके लो, सोसाइटी को लेके लो, या फिर हमारे पर्सनल लाइफ को लेके लो, फैमिलीज लाइफ को लेके लो, किसी के बीच में रिलेशनशिप को लेकर हो, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में एथिकल टर्म को इंक्लूड किया गया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल, एफिशिएंट वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट लीकेज ऑफ और बायस। विदाउट लीकेज एंड बायस मतलब बिना करप्शन के, इन सब के। तो मेन पर्सपेक्टिव आप समझ सकते हैं किस तरीके से यूपीएससी ने एथिक्स का पेपर क्यों इंक्लूड किया गया है, एथिक्स, इंटीग्रिटी या एप्टीट्यूड का पेपर क्यों इंक्लूड किया है। तो चेक आप करप्ट फ्री हो, और एक ग्राउंड लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे एक बेनिफिशियल या एक बहुत पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में उभर के आए कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट था किस तरीके से यूपीएससी ने इस पेपर को इंक्लूड क्यों किया कहीं ना कहीं, राइट। अब हम बात हैं पेपर के अंदर आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को लेके पहले ही क्लियरेंस रखेंगे, उस चीज़ को लेके पहले एक बार ओवरऑल कर लेंगे, तो चीज़ें हमें रेक्टिफाई होती कि हाँ, इस पेपर में हमें किस तरीके से मार्क्स लाए जा सकते हैं, किस तरीके से नहीं लाए जा सकते कहीं ना कहीं, राइट। दिस पेपर इंक्लूड्स क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच to issues relating to integrity, probity in public life, and problem solving approach to various issues and conflicts
फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है वो किस तरीके से अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपने अप्रोच के थ्रू, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू सोसाइटी में किस तरीके से डिसीजंस ले रहा है टू बेनिफिट द सोसाइटी, उसकी हम बात कर रहे हैं कहीं नहीं। और किस तरीके से ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी में अगर इतने सारे लोग रह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी सारे हैं कहीं ना कोई किसी ना किसी तरीके से भिड़ता रहता है, या किस तरीके से हम देखते हैं उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इश्यूज जनरेट होते हैं कहीं ना कहीं। तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसे कैसे कम करना है, उसकी चीज़ को बात करेंगे कहीं ना कहीं। क्वेश्चंस में बी utilize the case studies approach to determine this aspect, the following broad areas will be covered। अब नीचे हम देखने वाले किस तरीके से ब्रॉड एरियाज कौन कौन से कवर किए जाते हैं इस पेपर के अंदर। उसके बाद अब इस पेपर को कैसे पैटर्न आता है उसकी भी हम आगे बात करेंगे, तो आप एंड तक बने रहिएगा। इन केस आपको कोई भी कंसर्न आता है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम इसे बहुत बेटरली चीज़ों को समझ पाएँ कहीं ना कहीं, राइट। चलिए अब हमारे सिलेबस में आखिर है कैसे। हमने यूपीएससी ने एथिक्स का पेपर दिया, जीएस पेपर 4 दिया, लेकिन उसकी अप्रोच सिलेबस किस तरीके से डिफाइन किया गया उसे समझना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, राइट। सबसे पहला टॉपिक डाला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। किस तरीके से एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, मतलब कि उसके एसेंस क्या है, मतलब उसकी खासियत, स्पेशलाइजेशन, सिग्निफिकेंस क्या है, डिटर्मिनेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स क्या है इन ह्यूमन एक्शन। हम आज के समय में कोई भी बिहेव कर रहे हैं, कोई भी अपने एक्शंस ले रहे हैं, उनमें किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं एथिक्स के कहीं ना कहीं, कितना एथिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व रख सकता है, कितना नहीं रख सकता है, कितना रखने से कितना इम्पैक्ट पहुंचेगा, कितना नहीं पहुंचेगा, उन सब डिटेलिंग की यहाँ पे डिस्कशन होता है कहीं ना कहीं। डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ऑब्वियसली बात है एथिक्स के कई सारे डायमेंशन है जिसके ऊपर एथिक्स डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। आज के समय में प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के अंदर एथिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी पर्सनल लाइफ में भी होगा, अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरी अगर खुद की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भी अलग से एथिक्स इन्वॉल्व होगा। सिस्टम के थ्रू किस तरीके से वर्क किया जा सकता है उसकी बात करें हम कहीं ना कहीं। बात आ रही ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम देयर लाइफ्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स। ऑब्वियसली बात है आज के समय में हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ग्रेट लीडर्स और रिफॉर्म्स कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो पुराने रहे हैं उन्होंने किस तरह की टीचिंग दी, उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ में इस चीज़ को इन्वॉल्व किया है, उसे समझना जरूरी है बहुत। भी नहीं, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पर महात्मा गांधी की बात कर सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, एरिस्टोटल की, पिकासो की, इन सब की बात कर सकते हैं कहीं। वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो रहे हैं, स्कॉलर्स जो रहे हैं, चाणक्य जो रहे हैं, कौटिल्य जो रहे हैं, इनकी बात कर सकते हैं हम कहीं ना कहीं। तो इन सब एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से फंक्शनिंग की है, मैक्स वेबर हो गए या फिर कोई भी हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है या एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से उन्होंने अपने लेसन्स दी ह्यूमन वैल्यूज को जनरेट करने के लिए, उसकी हम बात करेंगे। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंक्लूडिंग वैल्यूज। ऑब्वियसली बात है रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये दूसरे फैक्टर्स किस तरीके से एथिक्स को जनरेट करते हैं, एथिकल मॉरल वैल्यूज को जनरेट करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे कहीं ना कहीं। एटीट्यूड, ऑब्वियसली बात है उसका कंटेंट किस तरीके का है, एटीट्यूड हमारा बिहेवियर किस तरीके का है, हमारी अप्रोच कैसी है, हमारे अप्रोच में किस तरीके से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जनरेट कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, उसके फंक्शंस कैसे हैं, इट इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट्स एंड बिहेवियर। ऑब्वियसली बात है हमारे थॉट्स और बिहेवियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जिस बेस पे हम आज के समय में सारे के सारे डिसीजन लेते हैं कहीं ना कहीं। अगर हमारे थॉट्स और बिहेवियर क्लियर नहीं होंगे, हमारे थॉट्स और बिहेवियर में ही अप्रोच क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं, तो हम देख सकते हैं हमारे आंसर राइटिंग में भी अप्रोच नहीं होगी, हमारे प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में भी अच्छी अप्रोच नहीं मिलेगी कहीं ना कहीं। मॉरल एंड पॉलिटिकल एप्टीट्यूड्स किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, सोसाइटल लेवल पे हो सकता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड किस तरीके का होता है, उस पर इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर को या लीडर्स को हमेशा पॉलिटिक्स को साथ में लेके वर्क करना होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि दोनों साथ में वर्क नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे, सोसाइटी में कोई बेनिफिशियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं। तो इन दोनों को कैसे साथ में चलना, इन दोनों का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जब जाके साथ में एक सीरीज में चल पाए कहीं ना, जैसे ट्रेन चलती है कहीं ना कहीं। सोशल इन्फ्लुएंस, पर्सोनियस, किस तरीके से सोसाइटी में दूसरी चीज़ें जो सोशली हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है उसकी बात करेंगे। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ फॉर सिविल सर्विस, किस तरीके से हमारा एप्टीट्यूड है, हमारी फाउंडेशन वैल्यूज सिविल सर्विस कैसी है, इंटीग्रिटी कैसी है, ऑनेस्टी की तो हम बात कर ही रहे हैं, इंटीग्रिटी कैसी है, इम्पार्शलिटी नॉन पार्टनरशिप में कैसी है हमारी,
पार्शियल हैं या हम नहीं हैं, हमारे कोई अगर दो डिसीजंस आए तो हम किस तरीके से किसको प्रायोरिटी में रख के कौन सा डिसीजन पहले लेंगे कौन सा नहीं लेंगे, उस सब की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज की बात करेंगे, हमने अभी पर पढ़ा था एम्पैथी की बात करेंगे कहीं ना कहीं, किस तरीके से हम ह्यूमैनिटी लेवल पे किससे वर्क कर सकते हैं, हमारी टॉलरेंस लेवल कैसी है कहीं ना कहीं, हम कितना सहन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सिचुएशन में आपको रिएक्ट करने से ज़्यादा पेशेंस रखना जरूरी होता है कहीं ना कहीं। आप एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में भी आज के समय में कई सारे ऐसे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव होते हैं जहाँ पे आपको ड्रॉबैक करना होता है या बैकआउट होना होता है यूपीएससी एग्जाम से, बट आप वहाँ पे अपने आप को काम रखते हैं। तो वही एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे डीलिंग करते हुए किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो डील करना है बड़े लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे अच्छे फैक्टर्स के साथ, तो उसकी बात करें। कंपेंसेशन कैसे होना चाहिए टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन, जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनका इम्पोर्टेंटली किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, उस सब चीज़ की बात करेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कंट्री को अगर डेवलप करना है तो इट डजेंट मीन कि आप अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाए कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली बात है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे वीकर सेक्शन को भी सपोर्ट करेंगे ऊपर आने में कहीं ना कहीं। इमोशन इंटेलिजेंस, एक एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती है बिकॉज ऑफ इमोशंस। ऑब्वियसली बात है, फैमिली प्रेशर हो गया या फिर हम बोल सकते हैं सोसाइटी में किस तरीके से दूसरी इम्पैक्ट हो गए, आपके रिलेशनशिप्स हो गए किसी के साथ, या फिर फैमिलीज के इश्यूज हैं, या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड जो कोचिंग की फीस है, या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा वाइटर वे में आपको स्कैटर करते कहने के। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म इंक्लूड है इंटेलिजेंस के साथ, किस तरीके से आप अपने इमोशंस को इंटेलिजेंसली यूज़ कर पा रहे हैं टू हैव ए बेटर एंड बैलेंस डिसीजन। उसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है उसकी बात करें, उनकी यूटिलिटीज़ क्या होती है, एप्लीकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे वर्क करती है ये चीज़, ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है उसकी बात करेंगे, गवर्नेंस में कैसे इंपॉर्टेंस रखती है उसकी बात करेंगे कहीं ना कहीं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। ऑब्वियसली बात है, आज के समय में वर्ल्ड से लेके फिलोसोफर्स इंडियन के भी रहे हैं, वर्ल्ड के भी रहे हैं, ग्रीक फिलोसॉफीज के भी रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी में जो आता है कहीं ना कहीं, वेस्टर्न फिलोसॉफी में और भी वाइडर वे में पर्सपेक्टिव है कि फिलोसोफर्स है, उन सबको इंक्लूड करते हैं, उन्होंने अपने कैसे थॉट प्रोसेस है उसको भी हम डिटेलिंग में समझने की कोशिश करें। हम इंडिविजुअली कुछ मेन हाईलाइटेड जो हमारे फिलोसोफर्स है उनकी लाइफ के बारे में भी, उनके थॉट ऑफ प्रोसेस के बारे में भी क्वेश्चनिंग जनरेट होती है कहीं ना कहीं, तो उन्हें भी पर्सपेक्टिव को, उनके पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट आता है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटस ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या जनरेट होती है जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देख रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जनरेट हो रही है कहीं ना कहीं। एथिकल कंसर्न इन डायलमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली बात है, हमने डायलमास की बात करी थी ऊपर कहीं ना कहीं। अब समझ में आ रहा है यूपीएससी ने एथिक्स का पेपर क्यों दिया था, हमने जब पढ़ा कि यूपीएससी में एथिक्स का पेपर क्यों बनाया है कहीं ना कहीं, किस रीज़न से बनाया गया। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही कि यस, ये टॉपिक उन्होंने इस चीज़ को कवर करने के लिए ही इंक्लूड करे हैं कहीं ना कहीं। लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, किस तरीके से मॉरल वैल्यूज और गवर्नेंस में किस तरीके से वर्क कर सकती है, या किस तरीके से एथिकल गवर्नेंस इम्पैक्टफुल हो सकती है आगे फ्यूचर में। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अगर आप एज ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं कहीं ना कहीं, एग्जाम दे, तो हो सकता है आप आईएफएस ऑफिसर बने, ऑफिसर्स बनने के बाद आपको इंटरनेशनल इश्यूज को संभालना है कहीं ना कहीं, फंडिंग को संभालना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को संभालना है, हर तरीके सेंट्रल से लेके सब तरह की गवर्नेंस को संभालना है, कॉर्पोरेट लेवल की गवर्नेंस को संभालना है कहीं ना कहीं। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस आखिर होती क्या है, इसको भी इस पेपर में इंक्लूड किया गया है। हमें ये नहीं है कि हम एस्पिरेंट जब आईएएस या एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे उसके बाद हमें समझाया जाएगा कि आपको पब्लिक सर्विस होती क्या है। आखिर आपको ये पहले ही चेक कर लिया जाएगा कि किस तरीके से आप पब्लिक सर्विस को कितना समझ पाए कहीं ना कहीं। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉबिटी, किस तरीके से वहाँ पे फिलोसॉफिकल गवर्नेंस हो सकती है या किस तरीके से फिलोसॉफिकल बायसनेस हो सकती है, उन सबकी प्रॉबिटी की बात करेंगे कहीं ना कहीं, किस तरीके से वर्च्यूज हो सकते हैं एवरीथिंग, उनकी बात करेंगे कहीं ना कहीं। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है, इन्फॉर्मेशन कितनी शेयर करनी, कॉन्फिडेंशियल कितनी चीज़ों को रखना है, उन सब की बात करेंगे कहीं ना कहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों के कितने अधिकार हैं कितने नहीं हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे जायज़ है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट,
काम करने के तरीके में क्या रूल्स रेगुलेशन की सद्भावनाएं हैं, कितनी कंट्रोल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितनी फ्रीडम होनी चाहिए, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उन सब अप्रोच की बात करेंगे कहीं ना कहीं। सिटीजन्स कैरेक्टर्स, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। आप समझ पा रहे हैं कि आपके एथिक्स के पेपर में ये यूपीएससी पेपर को किस तरीके से इंगेज किया है करप्शन इंपॉर्टेंटली, और आप किस तरीके व्यक्तित्व के पर्सन हैं उसे समझने के लिए पेपर को इंक्लूड किया गया है कहीं ना कहीं। अब इन सब को लेके क्या आ गया ऊपर, केस स्टडीज। ऑब्वियस सी बात है, केस स्टडीज के थ्रू समझा जाएगा कि किस तरीके से आप किसी सिचुएशन में अगर होंगे किस तरीके से डिसीजन लेंगे, किस तरीके से डिसीजन नहीं लेंगे। उन सब को लेके केस स्टडीज को भी समझेंगे। हम केस स्टडीज में किस तरीके से आंसर्स लिखते हैं उनकी अप्रोच को भी समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। अब पेपर का पैटर्न क्या है, सर हमने पेपर तो समझ लिया कि पेपर में ये टॉपिक है, यूपीएससी ने पेपर क्यों दिया था, ये सब क्लियर, लेकिन पैटर्न क्या है, यहाँ पे पैटर्न समझना जरूरी है। यूपीएससी पेपर 4, जीएस पेपर 4 जिसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, टोटल इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं। कितने? 12 क्वेश्चन। टोटल 250 मार्क्स का होता है, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, टोटल 250 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना, पहले पार्ट के अंदर दिस एसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट वैल्यूज देयर एप्लीकेशन इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं या फिलोसोफर्स ने अपने पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव दी, उनको लेके यहाँ पे एप्लीकेशंस के तौर पे समझना जरूरी है, उनके पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है और उन्हीं के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को ही समझाना है। हमें यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे अपने डिसीजन कैसे होंगे उसकी बात कम करेंगे कहीं ना कहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्योंकि अगले आते हैं केस स्टडी। दिस प्रेजेंट प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर कैंडिडेट्स नीड टू डेमोन्स्ट्रेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज बाय बैलेंसिंग एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक सर्विस मोटिवेशन। अब यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होगा कि किस तरीके से आपके व्यक्तित्व के अंदर आप किसी सिचुएशन प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर फंसे हुए, वहां पे आप किस तरीके से कैसे डिसीजंस लेंगे उसे समझना बहुत जरूरी कहीं ना कहीं। क्वेश्चन वेटेज, वेटेज किस तरीके से होता है, क्वेश्चन आर आइदर 10 मार्क्स और 20 मार्क्स। ऑब्वियसली बात है आपके या तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, डिपेंडिंग ऑन द आंसर रिक्वायर्ड लेंथ। 10 मार्क के क्वेश्चंस में हमें आंसर देना होता है 150 वर्ड्स के लगभग, उससे ज़्यादा नहीं, लगभग 150 वर्ड्स के अंदर हमें 10 मार्क के क्वेश्चन का आंसर देना है, वाइल 20 मार्क क्वेश्चन रिक्वायर्स आंसर विद इन 250 वर्ड्स। होपफुली आपको क्लियर हुआ किस तरीके से 10 मार्क में 150 वर्ड्स और 20 मार्क में 250 वर्ड्स। टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी के अंदर, या फिर हम बोलते हैं यूनिट 1 यूनिट 2 के इस तरीके से डिराइव होता है सेक्रीफाइस। पेपर फोकस, द पेपर एम्स टू इवैल्यूएट अ कैंडिडेट एप्टीट्यूड, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। ये हमने पहले भी बात करी थी कहीं ना कहीं। अब आपको होपफुली क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से ये एथिक्स का पेपर आखिर चाहता क्या है हमारे से कहीं ना कहीं, ये किस तरह की अप्रोच चाहता है, राइट। तो हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी अप्रोच को, हमारे केस स्टडी के जो तरीके पढ़ने के हैं उससे समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, और किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली हमें एक बेटर ह्यूमन बना पाए उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी किस तरीके से पेपर के अंदर क्या है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर पाएँ, हमारे अंडरस्टैंडिंग को समझा पाए, या एथिक्स के पेपर में किस तरीके से हम चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं उसे भी क्लियरिटी दे पाएँ कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो मिलते हैं यहाँ पर डे 2 के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एथिक्स को लेके कि एथिक्स आखिर है क्या, या टॉपिक वाइज हम किस तरीके से टॉपिक को इंक्लूड कर रहे हैं एथिक्स के अंदर, स्ट्रक्चर, डायमेंशन, उनकी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।